तो बच्चा लोग, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्कोप के बारे में। थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है, ठंड का मौसम है, तो आवाज वगैरह मगर थोड़ा बहुत दिक्कत हो तो बताइएगा। आपको आवाज आ रहा है ना अभी? और अगर कोई दूर में बैठा हुआ है तो थोड़ा पास आ जाओ, ताकि हमको और ज्यादा जोर से बोलना ना पड़े, और कल भी हम पढ़ाने लायक बचे रहे। ऐसा नहीं कि क्या हो जाए, आवाज ही चला जाए, कल दिक्कत हो जाए। तो बाबू, हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? माइक्रोस्कोप। पिछले क्लास में हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़े थे। लेकिन माइक्रोस्कोप पढ़ने के पहले ना हमें कुछ चीजें और जान लेनी चाहिए पहले, उसके बाद माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि अगर माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है तो हमें उस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत क्यों है? ऐसा क्या है हमारे आंख का लिमिटेशन, ठीक, जिससे ऊपर उठने के लिए हमें एक अलग इंस्ट्रूमेंट की क्या होता है, जरूरत पड़ता है। यानी हमारे आंख के साथ कुछ प्रॉब्लम होगा तभी ना, यानी कुछ चीजें मेरी आंख परफॉर्म नहीं कर पाती होगी, कुछ काम हमारा आंख नहीं कर पाता होगा, तो उसी के लिए ना हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, हाँ बाबू, माइक्रोस्कोप। तो इस चीज को समझेंगे। उससे पहले आप बोलोगे कि सर बात यह है कि कोई ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर होता है या बहुत छोटा होता है तो हमारा आंख उसे देख नहीं पाता, ठीक। यानी हमारे आंख का अपना एक रिजॉल्विंग लिमिट है ना बाबू। हमारे आंख का एक रिजॉल्विंग क्या है, लिमिट है, आइडेंटिफाई करने की एक लिमिट है, जो कि आप पढ़े हो कि ये होता है 1/60 डिग्री, जिसे हम 1 मिनट कह सकते हैं, ठीक। ये क्या है बाबू? रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ ह्यूमन आई, ठीक। अब इसका क्या मतलब है इस रिजॉल्विंग लिमिट का? इस बात को समझेंगे। यहां डिग्री में है, किसमें है बाबू? यानी ये किसी एंगल की बात कर रहा होगा और हमें इसी एंगल के बारे में बात करना है। तो बाबू यहां से एक शब्द आता है जिसे हम बोलते हैं विजुअल एंगल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको क्या करना है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? आगे बाकी चीज पढ़े उससे पहले विजुअल एंगल। किसकी बात करें बाबू? विजुअल एंगल। तो देखो एक चीज बताते हैं, मान लेती है ये आपका आंख है, ये प्यूपिल है ना बच्चा, और सामने अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है तो हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट आई पर कुछ एंगल बनाएगा। ये ऑब्जेक्ट हमारे आंख पर कुछ एंगल बना रहा है, ये एंगल बन रहा है ना, ठीक। तो ये जो एंगल हमारे आंख पर इस ऑब्जेक्ट के द्वारा बन रहा है, इसे बोल देते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ना बच्चा, ठीक। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट में ओ लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यू का मतलब ही होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, दिस एंगल इज कॉल्ड विजुअल एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड विजुअल एंगल। तो पूछेगा विजुअल एंगल क्या होता है, तो क्या लिखोगे? द एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट ऑन ह्यूमन आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल। याद रखोगे ना? तो विजुअल एंगल क्या होता है बाबू? तो वो एंगल होता है जो ऑब्जेक्ट हमारे आंख पर बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? विजुअल एंगल। अगर हम एंगल के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो विजुअल एंगल बराबर हो जाएगा, ये लगभग आर्क के बराबर होगा। आपको पता है ना कि एंगल बराबर होता है आर्क बाई रेडियस, तो अगर हम इसको माने तो ये लगभग आर्क के बराबर होगा, ठीक। और ये हमारा रेडियस के बराबर होगा, तो यू। तो थीटा बराबर क्या हो गया छोटू? एच बाई यू, एच बाई क्या? यू। अब आपको एक चीज बताते हैं कि विजुअल एंगल जितना बड़ा होगा, विजुअल एंगल जितना बड़ा होगा, आपको पता है ना, रेटिना पर उतना ही बड़ा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। इधर रेटिना है पीछे, अगर ये एंगल बड़ा रहेगा तो रेटिना पर इसका रियल और इन्वर्टेड इमेज भी उतना ही बड़ा बनेगा, और इस कारण से ऑब्जेक्ट भी हमें उतना ही बड़ा दिखेगा। तो ऑब्जेक्ट हमें बड़ा या छोटा दिखेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि विजुअल एंगल कितना है। यानी
द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सेंस्ड बाई आवर आई डिपेंड्स ऑन, क्या बाबू, विजुअल एंगल। किस बात पर डिपेंड करता है छोटू, जल्दी बताओ। विजुअल एंगल पर। अगर विजुअल एंगल बढ़ा तो हमें जो ऑब्जेक्ट है वो भी बड़ा दिखेगा, विजुअल एंगल छोटा तो हमें ऑब्जेक्ट भी छोटा दिखेगा। जैसे अगर आप रोड पर चलते होगे, जैसे ये है रोड, और अगर इस रोड पर दो गो पोल बराबर बराबर है हाइट का, जो स्ट्रीट लाइट लगा रहता है ना, तो जब आप इधर से जाते होगे ना, तो आपको हम बता रहे हैं कि ये वाला पोल जो है वो आपको ज्यादा बड़ा दिखता होगा, ये वाला पोल आपको उतना बड़ा नहीं दिखता होगा। क्यों बाबू? क्योंकि इस केस में आपका विजुअल एंगल बड़ा बन रहा था, जबकि इस केस में आपका विजुअल एंगल छोटा बन रहा था ना बाबू। तो विजुअल एंगल छोटा बनने के कारण जो दूर वाला पोल है वो हमें क्या दिखता है, छोटा, और नजदीक वाला पोल हमें क्या दिखता है, बड़ा दिखता है। आप रोड पर जाते समय ऐसा एक्सपीरियंस किए होंगे, करते हो ना। ठीक, आप बाबू पहाड़ के जब करीब जाते हो तो पहाड़ आपको बड़ा दिखने लगता है, दूर से वो छोटा दिखता है, लेकिन जितना करीब जाते हो उतना बड़ा होते जाता है, उतना बड़ा लगते जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है बाबू? विजुअल एंगल। जैसे जैसे आप नजदीक जाते जाते हो, विजुअल एंगल क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, और आपको उसका आकार भी आपके आई पर जो बन रहा होता है उसके द्वारा इमेज वो भी बड़ा बनता है, जिसके कारण आपको वो चीजें क्या दिखने लगता है, बड़ा। आपको एक सिक्का बड़ा दिखता होगा मून की तुलना में, ए बाबू, मून की तुलना में एक कॉइन आपको क्या दिखता होगा, बड़ा। ठीक, इसके पीछे कारण क्या है कि ये नजदीक है तो जड़ बड़ा विजुअल एंगल बनता है, वो दूर है तो विजुअल एंगल छोटा बनता है, और इसके कारण क्या होता है बाबू, वो छोटा दिखता है। तो कोई ऑब्जेक्ट बड़ा या छोटा दिखेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, विजुअल एंगल पर। विजुअल एंगल क्या होता है बाबू? द एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट ऑन ह्यूमन आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई डिस्टेंस। आप देख रहे हो ना कि विजुअल एंगल हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी अगर हाइट बड़ा तो विजुअल एंगल भी बड़ा, अगर ऑब्जेक्ट का दूरी ज्यादा तो विजुअल एंगल छोटा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना बाबू। यहां से देखिए तो विजुअल एंगल जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया डिस्टेंस के। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो वो नजदीक भी रहेगा तब भी उसका विजुअल एंगल क्या बनेगा, छोटा बनेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है साइज में लेकिन बहुत दूर है, तब भी उसका विजुअल एंगल क्या बनेगा, छोटा बनेगा। जैसे स्टार्स का विजुअल एंगल छोटा बनता है, क्यों? है तो वो बहुत बड़ा, लेकिन चूंकि उसका डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए विजुअल एंगल क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन जब हम कोई डस्ट पार्टिकल की बात करते हैं तो उसका विजुअल एंगल छोटा क्यों बनता है? वो तो जबकि पास है, क्योंकि उसका साइज ही क्या है, छोटा है। अगर विजुअल एंगल 1 मिनट से कम बना, कितना से, 1 मिनट, यानी 1/60 डिग्री से छोटा बना विजुअल एंगल, तब बाबू हमारा आंख उसी को देख नहीं पाता। आप मून को तो देख लेते हो, पर मून पर जो क्रेटर है उसको आप अपने खुली आंख से नहीं देख पाते हो। क्यों? क्योंकि मून का विजुअल एंगल 1/60 डिग्री से बड़ा बन रहा है, इस कारण से वो आपको दिख रहा है। पर उस पर का जो क्रेटर है ना, उसका जो विजुअल एंगल है वो 1/60 डिग्री से क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है, इस कारण से आप उसको देख नहीं पाते हो। जैसे आपको पता है ना कि जो टीवी है बाबू, टीवी है, उसमें जो इमेज बनता है वो पिक्सल से बनता है, छोटे छोटे स्क्वायर से बनता है ना, अलग अलग कलर का स्क्वायर रहता है, मिलके बनता है। पर क्या ये पिक्सल आपको दिखाई देता है? नहीं। इसके पीछे का कारण क्या है बाबू? कि पिक्सल इतना छोटा है कि इसके द्वारा बनने वाला विजुअल एंगल जो आपके आंख पर है वो 1 मिनट से छोटा, यानी 1/60 डिग्री से कम बनता है, और इस कारण आपको नहीं दिखता है। पर बाबू जब टीवी के करीब आके पिक्चर को देखोगे ना तो आपको पिक्सल क्या होगा, दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जब नजदीक आएंगे तो विजुअल एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और विजुअल एंगल बढ़ जाएगा तो बाबू फिर हमको दिखने लगेगा। तो ये चीज है। तो ये चीजें समझ में आया कि नहीं आया, बता बाबू, विजुअल एंगल से लेके। अच्छा बाबू, नेकेड आई पर मैक्सिमम विजुअल एंगल कब बनेगा? फॉर मैक्सिमम विजुअल एंगल ऑन नेकेड आई, जल्दी बताओ बाबू, कब होगा? जब ऑब्जेक्ट जितना करीब ला सकते हैं उतना करीब लाएंगे, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट नियर पॉइंट ना बाबू।
नियर पॉइंट, और नियर पॉइंट क्या होता है बाबू? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी 25 सेंटीमीटर। तो बाबू जो मैक्सिमम विजुअल एंगल नेकेड आई पर बनेगा उसको अब थीटा नॉट लिख लें, तो जो थीटा नॉट होगा वो हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई डी, याद रखिएगा। तो ये आंख पर बना हुआ मैक्सिमम विजुअल एंगल है, ठीक। अगर इससे बड़ा विजुअल एंगल हमको चाहिए तो बाबू हमको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगा। अगर इतना करीब लाने पर भी, डी डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर पर लाने पर भी अगर 1 मिनट से कम बन रहा है विजुअल एंगल, तो वो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई नहीं देगा तब तक, जब तक उसके विजुअल एंगल को और ज्यादा इनहेंस नहीं किया जाए, और ज्यादा इंक्रीज नहीं किया जाए तब। और उस केस के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका बाबू? एक डिवाइस का जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। अगर नजदीक वाले ऑब्जेक्ट का, नजदीक वाले छोटे ऑब्जेक्ट का जिसका साइज क्या है, छोटा है, अगर उसके विजुअल एंगल को इनहेंस करना है तब बाबू हम लोग किसका यूज करेंगे? माइक्रोस्कोप का। लेकिन जो दूर है और उसके कारण उसका विजुअल एंगल कम है, तो उसको इनहेंस करने के लिए, उसके विजुअल एंगल को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करेंगे टेलीस्कोप। पता है ना कि दो कारण से विजुअल एंगल कम होगा। पहला कारण कि जब ऑब्जेक्ट का साइज ही बहुत छोटा है, और दूसरा कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। तो जब छोटे ऑब्जेक्ट के विजुअल एंगल को बढ़ाना है तो हम यूज करेंगे माइक्रोस्कोप, और जब दूर वाले ऑब्जेक्ट के विजुअल एंगल को इनहेंस करना है तब उसके लिए जो डिवाइस यूज करेंगे दैट इज टेलीस्कोप। तो बाबू विजुअल एंगल वाला बात क्लियर ना? विजुअल एंगल वाला बात क्लियर ना? रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई की बात क्लियर ना? क्लियर ना? चलो तो माइक्रोस्कोप, ठीक। तो अभी हम थोड़ी देर पहले समझाए बाबू कि जब बहुत छोटा ऑब्जेक्ट होता है तो उसका विजुअल एंगल बहुत छोटा बनता है, और विजुअल एंगल बहुत छोटा बनता है तो इस कारण चीजें हमें छोटा दिखता है। पर बाबू अगर विजुअल एंगल 1 मिनट से भी छोटा बन जाए, यानी 1/60 डिग्री से भी छोटा बन जाए, तो फिर हमारा आंख जो है उसको रिजॉल्व, उसको पहचान नहीं पाएगा, और इस कारण से हमें जरूरत पड़ेगा कि पहले उसके विजुअल एंगल को बढ़ाया जाए। तो वैसा डिवाइस जो उसके विजुअल एंगल को और ज्यादा बढ़ा सकता है उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो पूछेगा माइक्रोस्कोप इज व्हाट बाबू, तो बोलोगे कि द डिवाइस विच कैन इंक्रीज विजुअल एंगल ऑफ microscopic object. The device which can increase the visual angle of microscopic object is called microscope. Is called microscope. अब बाबू माइक्रोस्कोप में एक और चीज आपसे पूछा जाता है, वो पूछा जाता है इसका मैग्नीफाइंग पावर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो पहले हम उसको क्या कर लेते हैं? डिस्कस कर लेते हैं। क्या बाबू? मैग्नीफाइंग पावर। ये आपको माइक्रोस्कोप में भी पूछेगा और टेलीस्कोप में भी, पर इसका डिफिनीशन क्या होता है? सेम होता है। जैसे मैग्निफिकेशन के लिए आप लेंस के लिए और मिरर के लिए सेम ही मैग्निफिकेशन का डिफिनीशन पढ़े थे ना? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। पर बाबू मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर सेम चीज नहीं है, ठीक बाबू, ये अलग चीज है। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या बोलते बाबू? एंगुलर मैग्निफिकेशन। और बाबू ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ कहने के लिए, ये आपको क्या करना पड़ता है? 2 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है। क्या होता है बाबू? तो आप बताए कि सर खुली आंख पर जो मैक्सिमम विजुअल एंगल बनेगा दैट इज थीटा नॉट, इससे बड़ा नहीं बनेगा। अगर इससे बड़ा बनाना है तो हमें लेना पड़ेगा हेल्प एक इंस्ट्रूमेंट का जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। यानी माइक्रोस्कोप विजुअल एंगल को क्या कर देगा? इससे बड़ा बना देगा। अब इससे बड़ा बना दिया तो कई गुना बड़ा बनाया, दैट इज कॉल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन या फिर मैग्नीफाइंग पावर। तो ये इन दोनों का क्या हो जाएगा? रेशियो, है ना? तो ये हो जाएगा क्या बाबू? जल्दी बताओ। द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल made by instrument, visual angle made by instrument to the
विजुअल एंगल ऑन नेकेड आई। नहीं बाबू, यही होगा ना, यही होगा ना छोटू। क्या होगा? द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल मेड बाय द इंस्ट्रूमेंट टू द विजुअल एंगल ऑन द नेकेड आई। मैग्नीफाइंग पावर को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, एंड दिस बिकम थीटा बाई थीटा नॉट। थीटा बाई थीटा नॉट, ये याद रखिएगा ना। चलो, तो अब हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में आगे बढ़ते हैं। तो बाबू माइक्रोस्कोप में हमें दो माइक्रोस्कोप पढ़ना पड़ता है। पहले जो हम बात करने वाले हैं दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। किसकी बात करने वाले बाबू? सिंपल माइक्रोस्कोप। तो बाबू सिंपल माइक्रोस्कोप जस्ट एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है बाबू? अ कॉन्वेक्स लेंस। अ कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड, क्या बचा? सिंपल माइक्रोस्कोप। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करना है बाबू, एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेना है और यही आपका क्या होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप होगा। आप बोलोगे कैसे सर, क्या ये मैग्निफिकेशन कर पाएगा, क्या ये विजुअल एंगल बढ़ा पाएगा? हम बोलेंगे ऑफ कोर्स ये विजुअल एंगल को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। कैसे? ऑब्जेक्ट को अब लेंस के हम करीब ला देंगे तो विजुअल एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बोलोगे सर 25 सेंटीमीटर से करीब ले लाएंगे तो दिखेगा नहीं। हम बोले बाबू आपको नहीं दिखेगा, पर जैसे ही बीच में हम लेंस लाएंगे ना, तो वो लेंस उस 25 सेंटीमीटर से कम दूरी वाले ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, इमेज ज्यादा दूरी पर बना देगा, जो हमारे आंख के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और हमको चीजें क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा। ठीक, तो ये सिंपल सा लॉजिक है। चलो, जैसे यहां पर हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो बाबू ये है हमारा एक्सिस, ये क्या छोटू, एक्सिस है ना। अब इस एक्सिस पर हम क्या करने वाले हैं, एक ले लिए, ये कौन सा लेंस है बाबू, कॉन्वेक्स लेंस। अब बाबू क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का अपना एक क्या होता है, फोकस होता है, पता है ना। अगर इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को रखें, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कोई ऑब्जेक्ट को रखें, तो बाबू क्या होगा, ये इसका वर्चुअल इमेज बनाएगा और क्या बनाएगा, बड़ा एंड इरेक्ट, है ना बच्चा। और इसके कारण क्या हो जाएगा छोटू, कि ये जो विजुअल एंगल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। विजुअल एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और हमें ऑब्जेक्ट क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा। और हमारे लिए बाबू उस ऑब्जेक्ट को भी रिजॉल्व करने में क्या मिल जाएगा, हेल्प मिल जाएगा। क्लियर है ना। चलिए, तो ये हमारा हो गया। अब हमें इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। क्या निकालना है बाबू? तो मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए पहले थीटा निकालना होगा। तो ये थीटा इस थीटा के बराबर होगा, जो कि होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटा यू। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटा यू। थीटा नॉट तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटा डी होता है ना। सो मैग्नीफाइंग पावर की अगर बात करेंगे, किसकी बात, मैग्नीफाइंग पावर यानी m बराबर, तो जानते हैं थीटा बाई थीटा नॉट। थीटा बाई थीटा नॉट। थीटा का वैल्यू कितना छोटू, जल्दी बता दो, h बाई यू, ये h बाई डी। मुझे लगता है d ऊपर जाएगा, u नीचे आएगा, है ना बाबू। और h जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और जब ऐसा करेंगे तो हमारा पास मैग्निफिकेशन बच जाएगा d बाई, ये हमारा क्या हो गया बाबू, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। पर इसमें भी दो केस होता है। केस वन, जब हम रिलैक्स्ड आई के लिए बात करते हैं, केस वन फॉर क्या बाबू, रिलैक्स्ड आई। जब हम चाहते हैं कि हमारा आंख क्या रहे, रिलैक्स रहे, तो बाबू आंख रिलैक्स रहे, तो ये जो इमेज है, आपको पता है ना, ये जो इमेज वो हमारे आंख के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमारे आंख के लिए ऑब्जेक्ट ये नहीं है, ये तो ऑब्जेक्ट है लेंस के लिए, लेकिन इसके द्वारा जो इमेज बनेगा दैट इज ऑब्जेक्ट फॉर आवर आई। तो हम चाहते हैं रिलैक्स्ड आई के केस में कि हमारे आंख के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रहे, इन्फिनिटी पर। यानी ये जो फाइनल इमेज है वो कहां होना चाहिए, इन्फिनिटी पर होना चाहिए। तो बाबू फॉर रिलैक्स्ड आई फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी।
तो बाबू इस फाइनल इमेज को इन्फिनिटी पर बनने के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रहना पड़ेगा? फोकस पर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रहना पड़ेगा? फोकस पर। तो u बराबर क्या हो जाएगा बाबू? f। u बराबर f हो जाएगा। और जैसे u बराबर f रखेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा बाबू? जल्दी बता दो तो d बाई f। ये मैग्निफिकेशन हुआ किसके लिए छोटू? जल्दी बताओ। रिलैक्स्ड आई के लिए। पर अगर कोई बच्चा बोले सर हमको आंख के रिलैक्स रहने से कोई मतलब नहीं है, हमको मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहिए, चाहे स्ट्रेन्ड आई क्यों ना रहे, टेंशन में क्यों ना रहे, लेकिन मैग्निफिकेशन क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो केस 2 फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। तो बाबू जल्दी से बता दो तो क्या हो जाएगा बाबू? तो इसके लिए फाइनल इमेज कहां होना चाहिए बाबू? करीब होना चाहिए रे। फाइनल इमेज इज एट कहां बच्चा? डी। तो फाइनल इमेज को अगर डी पर बनाना है तो मेरा सवाल है कि यू कहां होना चाहिए? हम तो लिख देंगे कि यू कहां होना चाहिए, पर क्या आपको पता है कि कहां होना चाहिए? कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाबू? कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बाबू ये वाला दूरी हमारा डी हो गया, ये दूरी कितना हो गया बाबू? v बराबर कितना? d। अच्छा बताओ माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे? नहीं बच्चा, ऑब्जेक्ट इधर है ना, और ऑब्जेक्ट के साइड में कोई भी चीज का मेजरमेंट क्या होता है? माइनस। तो बाबू हमारे लिए जो v हो गया ना वो हो गया माइनस डी। v क्या हो गया बाबू? माइनस डी। और फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि इसका फोकल लेंथ इधर होगा ना बाबू, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में। तो फोकल लेंथ हमारा क्या हो जाएगा? प्लस। और हमको u क्या करना है? निकालना है। तो हम लोग जानते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। होता है बच्चा? कैसे? अरे लेंस फॉर्मूला से याद। चलो रखो। तो ये हो जाएगा 1 बटा माइनस डी माइनस 1/f बराबर 1/u लिख देंगे। इसको इधर भेज दिए, इसको इधर ले लाए, ठीक। सॉल्व अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा df, ऊपर में हो जाएगा माइनस कॉमा d प्लस f 1/u, यानी यहां से हमारे पास आ गया u बराबर df बटा d प्लस f। हम u के मैग्नीट्यूड की बात किए हैं, हम u के मैग्नीट्यूड की बात की है। माइनस साइन का मतलब ऑब्जेक्ट इधर होगा, है ना। तो बाबू u का डिस्टेंस इतने हो गया ना, सो मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि d बाई यू होता है, d बाई यू। u का वैल्यू कितना? df बाई d प्लस f। मुझे लगता है ये d प्लस f को ऊपर भेजना पड़ेगा, और ऐसा करेंगे तो d खत्म हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो बाबू यहां से आ जाएगा d प्लस f बाई क्या बाबू? f, है ना। अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा d बाई f प्लस क्या? 1। तो बाबू इस केस में जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा स्ट्रेंड आई के केस में, वो पहले जो मैग्निफिकेशन था उससे एक ज्यादा, ठीक। तो इस रिलेशन को भी याद रख लेना कि जो बाबू स्ट्रेंड आई के केस में मैग्निफिकेशन होता है वो रिलैक्स्ड आई के केस में मैग्निफिकेशन प्लस 1 होता है, ठीक है बच्चा। कोई दिक्कत? ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप से रिलेटेड बातें हो गया। तो अब हम इसको इरेज करेंगे, अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। मुझे तो लगता है कि नहीं। क्या ये देखो बाबू, f से अगर हम d में डिवाइड करेंगे तो f बाई डी होगा, पर f से f में भी डिवाइड होगा ना, तो f बाई f कितना हो जाएगा? 1। तो हो गया d बाई f प्लस 1, है ना। इसे इरेज कर देना बाबू। अब हम बात करने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एगो बच्चा बोला कि सर अगर सिंपल माइक्रोस्कोप था तो ये कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप कहना चाहिए ना, वो अगर सिंपल था तो ये किसको क्या कहना चाहिए? कॉम्प्लेक्स। बाबू नाम इस अनुसार से नहीं रखते हैं। कंपाउंड का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना, ऐड करना। तो जब हम एक से ज्यादा चीज कहीं ले लाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसके लिए शब्द यूज करते हैं कंपाउंड। तो बाबू ये जो माइक्रोस्कोप होता है ना, उसमें एक लेंस के जगह पर हम लोग क्या यूज करते हैं? 2 लेंस यूज करते हैं, और इसीलिए इसे हम कौन सा लेंस बोलते हैं? कौन सा माइक्रोस्कोप बोलते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कोई पूछेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, तो तुम बोलोगे बाबू ऐसे लिख लेंगे, द
कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज कंसिस्ट ऑफ टू convex lenses placed coaxially at a distance। तो बाबू कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे बनता है छोटू? जब हम दो कॉन्वेक्स लेंस को सेम एक्सिस पर कुछ दूरी पर क्या करते हैं, रखते हैं। इसमें से एक लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, और दूसरा जो किधर होता है बाबू, आई की तरफ, उसे हम आई पीस बोलते हैं। ठीक, तो द लेंस टुवर्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या बच्चा? ऑब्जेक्टिव लेंस। एंड द लेंस टुवर्ड आई इज कॉल्ड आई पीस। हो गया। अब बाबू एक चीज जान लो यहां पर कि बाबू अपर्चर और फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का दोनों छोटा होता है, और आई पीस का अपर्चर और फोकल लेंथ क्या होता है, बड़ा होता है। क्यों होता है इसको हम बाद में समझते हैं, पर अभी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ नोट करके लिख लेते हैं, क्योंकि बाबू ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है। तो क्या बाबू, अपर्चर एंड फोकल लेंथ both is a small for objective lens, है ना। तो पूछेगा कि बड़ा किसका होगा, आई पीस का। क्या उसको भी लिखना पड़ेगा कि आई पीस का फोकल लेंथ और अपर्चर बड़ा होता है? अरे यार दूगो है, ये है, और हम एक हम बता दिए छोटा है ऑब्जेक्टिव के, तो ऑटोमेटिक है कि जो दूसरा वाला लेंस हुआ आई पीस वाला, उसका फोकल लेंथ और अपर्चर क्या होगा, बड़ा होगा। होगा ना, ध्यान रखिएगा ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो बाबू ये जो है ये 5 नंबर में आता है। 5 नंबर में आता है तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये नहीं है कि आप इतना लिख दिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका डायग्राम बनाना और मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करना। अब आपको एक बात बता देते हैं कि अगर आप ठीक से पढ़े होंगे 8, 9, 10 तक भी मैथमेटिक्स इक्वेशंस वगैरह, तो बाबू मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। जोड़ घटाव गुना भाग ही है। तो मेन चीज है जो क्या है बाबू, रे डायग्राम, जिस पर हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है और बनाना सीखना है। अब देखिए हम कैसे करते हैं। बोला बाबू कि कॉमन एक्सिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो हम एक बड़ा सा क्या कर लेते हैं छोटू, एक्सिस बना लेते हैं। ये बन गया एक्सिस, लाइन टेढ़ा हो गया ना। चलो कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करते हैं। अगर फिर से टेढ़ा हो गया तो इस बार टेढ़ा रहने दे देंगे। टेढ़ा रहने दो, हम बोले थे ना कि इस बार अगर टेढ़ा हुआ तो टेढ़ा ही रहने देंगे। इधर एक्स होता है, इधर क्या होता है, एक्स डैश होता है। अब हमें इधर एक्स और इधर एक्स डैश यहां पर मिटा दिए हैं। ठीक, अब बाबू हमें क्या करना है, लेंस रखना है। तो बाबू एक लेंस हम यहां रख लेते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलते हैं बाबू? एक लेंस हम इधर रखेंगे, थोड़ा बड़ा रखेंगे, इसे हम बोलते हैं छोटू आई पीस। ये ऑलरेडी लिखाया हुआ है ना बच्चा, किसका नाम क्या होगा? तो ये लेंस कौन सा लेंस हुआ, ऑब्जेक्टिव। ये लेंस कौन सा हुआ, आई पीस। इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है ना बच्चा, इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं छोटू? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक, इसका अपना एक फोकस होगा बाबू, इसे हम बोलते हैं फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं? और इसका भी फोकस होगा, इसे हम बोलते हैं फोकस ऑफ आई पीस। कोई दिक्कत?
आगे बात करें, जानते हो फोकस को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से। ठीक, तो चूंकि फोकस है इसलिए हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। बाबू ऑब्जेक्ट को जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव के फोकस के बाहर रखा जाता है, ऑब्जेक्टिव के फोकस के बाहर, ताकि इसके द्वारा रियल इमेज बन सके। क्या बन सके? रियल इमेज। अगर ऑब्जेक्ट इसी साइड बन जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा इसके लिए, है ना। तो इसलिए क्योंकि लाइट वहां पहुंचना चाहिए तो हम यहां पर ये ऑब्जेक्ट को क्या कर दिए हैं, रख दिए। अब तुम बोलोगे कि बलजित सर अगर हम ऑब्जेक्टिव का फोकस बड़ा ले लेते तो ऑब्जेक्ट और ज्यादा दूर हो जाता, और ज्यादा दूर हो जाता तो उससे आने वाला लाइट इसके अंदर से नहीं गुजर पाता पूरी तरह से, और इस कारण से इमेज हमको पूरा ब्राइट नहीं मिल पाता। इसी कारण से हम आपको लिखाए हैं कि इसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ताकि क्या हो बाबू, करीब रहे, है ना। तो ये कारण से, तो कारण समझ में आया ना। चलिए अब बाबू यहां से अगर हम ऑब्जेक्ट रखे हैं और इसका हम रे डायग्राम बनाएं तो मुझे लग रहा है कि एक रे तो ऐसे जाएगा, दूसरा रे अगर पैरेलल जाएगा तो फोकस से गुजरेगा, और इस कारण से यहां पर एक क्या बन जाएगा बाबू, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन जाएगा। रियल एंड इन्वर्टेड क्या बन जाएगा, इमेज। ये ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई, ये इमेज की हाइट हो गई। अब ये जो इमेज है लड़का, ये जो इमेज है वो काम करेगा ऑब्जेक्ट का, ये इमेज काम करेगा ऑब्जेक्ट का, किसके लिए, आई पीस के लिए। अब आप ही बताओ, आई पीस के ये फोकल लेंथ के अंदर है, इसका फोकल लेंथ बड़ा क्यों लेते हैं, काम पता चला ना काहे लेते हैं, क्योंकि अगर छोटा ले लेंगे तो इसके फोकल लेंथ के बाहर बन जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसका फोकल लेंथ क्या लेते हैं, बड़ा, ताकि इमेज अंदर बने। अब बाबू ये ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज है पहले के लिए, वो इसके लिए किसका काम करेगा, और अगर ऑब्जेक्ट का काम करेगा बच्चा तो ये फिर एक फाइनल इमेज बनाएगा, और ये जो फाइनल इमेज बनेगा किधर बनेगा छोटू, इधर कहीं बनेगा। दिस इज क्या बाबू, फाइनल इमेज। अब आपको पता है बहुत बार ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फाइनल इमेज बनता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से उसका नेचर क्या होता है। तो बाबू ये वर्चुअल है, कैसा है, और देखने से लग रहा है क्या कि इन्वर्टेड है, हाँ बाबू, लेकिन नहीं इन्वर्टेड है ना, इन्वर्टेड। तो बाबू तुम बोलोगे कि सर हम लोग इतना देर से पढ़ते आए हैं, रियल मतलब इन्वर्टेड, वर्चुअल मतलब इरेक्ट, पर यहां तो उल्टा है। हम बोले बाबू आप इसके रूप में देखिए, इस ऑब्जेक्ट के रूप में देखिए, तो इसके लिए तो ये इन्वर्टेड नहीं ना, ये तो इरेक्ट ही है ना, इसके रेस्पेक्ट में ना ये ऐसा हो गया है। तो इस कारण से चूंकि उसके रिफरेंस में देख रहे हैं इसलिए हम बात करते हैं कि इन्वर्टेड होगा। अब आगे बढ़ा जाए छोटू, हाँ, तो आप ये लिख लिए, ये बना लिए। अब आपका काम है क्या, फाइंड करना मैग्नीफाइंग पावर, यानी कहने का मतलब आप जो सबसे बड़ा चैलेंज था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डायग्राम बनाने का, वो आप क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखो आंख पर जो इमेज बनेगा, आंख पर जो एंगल बनेगा वो ये वाला एंगल होगा ना बच्चा, क्योंकि आंख इधर होगा ना, तो आंख पर एंगल जो बनेगा वो कौन सा एंगल बनेगा, ये थीटा। अब बाबू अगर ये थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा। ये वाला दूरी हो जाएगा क्या बाबू, जल्दी बता दो तो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर, और ये वाला जो दूरी हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, होगा कि नहीं, जल्दी बताइए तो, हाँ बाबू। और ये वाला दूरी हो जाएगा जो हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव। अब चलो हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि थीटा यानी विजुअल एंगल फिगर से होगा दिस बाई दिस, एच आई बटा यू ई, लिख दे छोटू, एच आई बटा यू ई, कोई दिक्कत। थीटा नॉट क्या होगा बाबू, एच ओ बटा डी, तो पहले इस पर है। देन मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा बच्चा, कौन बताएगा हमको, मैग्नीफाइंग पावर। तो हम लोग जानते हैं कि यम बराबर होता है थीटा बाई थीटा नॉट, यानी एच आई बटा यू ई डिवाइडेड बाई एच ओ बटा डी। तो मुझे लग रहा है कि ये हो जाएगा एच आई बाई एच ओ इंटू डी बाई यू ई, होगा ना। मुझे लग रहा है एच आई बाई एच ओ इज द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव,
तो बाबू मैग्नीफाइंग पावर बराबर हो जाएगा मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, और डी बाई यू ई द मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। तो बाबू कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला एगो कौन हो गया बाबू? तो मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस कर सकता है कौन? ऑब्जेक्टिव, इनटू जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा कौन? आई पीस। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों पर और बात करते हैं, जैसे कुछ अप्रोक्सिएशन की चर्चा करेंगे हम यहाँ पर। बच्चा कुछ अप्रोक्सिएशन की चर्चा करेंगे हम लोग। तो हम जानते हैं कि ये अगर ज्यादा से ज्यादा बड़ा चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो बाबू ये ऑब्जेक्ट लेंस के ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? करीब होना चाहिए। अगर ये लेंस के ज्यादा से ज्यादा करीब होगा तो ये जो V नॉट है ना, कौन? V नॉट, वो लगभग L के बराबर हो जाएगा, ना हो जाएगा? V नॉट क्या हो जाएगा? लेंथ के बराबर। देखो अगर ऑब्जेक्ट यहां आ गया तो ये V नॉट और L लगभग बराबर हो जाएगा कि नहीं? अब गौर से देखो, हम बोल रहे हैं अप्रोक्सीमेशन की केस की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे करीब जाते जाओगे, ये बड़ा चाहिए, अगर और ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए तो ये करीब और आएगा। अगर ये करीब और आएगा तो बाबू क्या होगा? जल्दी बताइए। तो UE छोटा होगा और V बड़ा होगा। किसके बराबर हो जाएगा? L के बराबर। किसके बराबर? L के बराबर। तो हम लोग V नॉट को लगभग क्या मान सकते हैं? V नॉट को लगभग क्या मान सकते हैं? L मान सकते हैं। मान सकते कि नहीं? चलिए तो इस केस को लिख लेते हैं। ऑल्सो जो बाबू एच आई बाई एच ओ है वो हो जाएगा V नॉट बाई यू नॉट। एच आई बाई एच ओ बराबर क्या हो जाएगा? V नॉट बाई यू नॉट। V नॉट तो हमारा L हो गया। V नॉट क्या हो गया? L। अगर इसको करीब लाना है, इसको क्या लाना है? करीब, यानी लेंस से दूर करना है तो इसको फोकस के करीब लाना पड़ेगा। तो बाबू U नॉट जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? F नॉट के बराबर। किसके बराबर? F नॉट के बराबर। तो बाबू L बाई क्या हो गया? F ओ, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। कैसे हुआ जो देखो ध्यान से, आपको इसको दूर ले जाना है, इसको दूर ले जाना और बड़ा बनाना है तो इसको करीब लाना पड़ेगा, और कहां लाना पड़ेगा? फोकस पर। तो बाबू F नॉट। सो जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो जाएगा एम बराबर, वो क्या हो जाएगा बाबू? तो एच आई बाई एच ओ बराबर क्या हो गया बाबू? L बाई एफ ओ और इंटू डी बाई यू टी। अब इसमें दो केस होता है। केस वन, फॉर रिलैक्स्ड आई। फाइनल इमेज कहां पर होना चाहिए बाबू? इंफिनिटी पर। फाइनल इमेज कहां होना चाहिए? इंफिनिटी पर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां होना चाहिए? फोकस पर होना चाहिए ना। देन बताइए बाबू मैग्निफिकेशन कितना हो गया? L बटा एफ नॉट इंटू डी बाई एफ ई। क्लियर है? क्लियर है ना बच्चा? दूसरा केस, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। किसके लिए बच्चा? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए। आप लोग बताओ बाबू मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा? बाबू जब यू ई बराबर डी एफ ई बटा डी प्लस एफ ई होगा। बोलोगे कैसे? तो हम बोलेंगे अभी थोड़े देर पहले प्रूफ किए थे सिंपल माइक्रोस्कोप वाला में। दोबारा वही काम हम नहीं करेंगे। आप लोग इतना रिस्क लो, है ना? करोगे ना? चलो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना कैसे हुआ था। अब आगे बढ़ देते हैं। तो बात करें इसको, आप लोग जाके घर में रिवाइंड करके देखना, ठीक? तो ये हो गया ना, रखे? तो बाबू जल्दी बता दो। तो एम डी बराबर कितना हो जाएगा बाबू? तो L बाई एफ ओ इंटू डी बाई यू ई के जगह पर रखेंगे डी एफ ई इंटू डी बाई एफ ई। ये तो ऊपर चला जाएगा, डी डी कैंसिल। L बाई एफ नॉट इंटू ये हो जाएगा डी प्लस एफ ई बटा एफ ई। ठीक, अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा L बाई एफ नॉट इंटू डी बाई एफ ई प्लस क्या बाबू? 1। और ये आपका हो गया बाबू मैग्निफिकेशन किस केस में? स्ट्रेंड आई केस में। अब यहाँ पर दो चीज पूछता है। एक वो पूछता है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप से रिलेटेड। किससे बाबू? लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की कितना होगा? सॉरी, माइक्रोस्कोप। तो जब रिलैक्स्ड आई की केस है तो उस केस में जो लेंथ हो जाएगा
वो हो जाएगा वी नॉट प्लस एफ ई, वी नॉट प्लस एफ ई। क्यों बाबू? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पर है? फोकस पर। ऑब्जेक्ट कहां पर है? फोकस पर। तो ये हो जाएगा वी नॉट इधर से और इधर से यू ई। ठीक, जब हम इसके केस में पूछेंगे लेंथ के बराबर तो हो जाएगा वी नॉट और प्लस यू ई जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? डी एफ ई बटा डी प्लस एफ ई। हो गया। आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो माइक्रोस्कोप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बाबू लेंथ को अगर इंक्रीज करोगे तो मैग्नीफाइंग पावर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, लेंथ को घटाएंगे तो मैग्नीफाइंग पावर भी घटेगा, यानी लीनियरली प्रोपोर्शनल होगा। कुछ चीज है जो और बताना है? सारा चीज बता दिए। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बाबू इसका अपर्चर छोटा काहे होना चाहिए? अरे फोकल लेंथ छोटा काहे होना चाहिए? उसका लॉजिक बताए। क्या लॉजिक बताए? यहां से देख लो बाबू, अगर ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ छोटा रहेगा तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। कोई दिक्कत? पर दूसरा चीज हम नहीं बताए, अपर्चर छोटा काहे होना चाहिए? बाबू देखना बहुत छोटा चीज को है, अगर बड़ा अपर्चर रखेंगे तो उस लेंस से बाकी अदर चीज का भी लाइट गुजरेगा, उसके कारण बाकी अदर चीज का भी इमेज बनेगा। उतना बड़ा इमेज बनेगा तो उस चीज को फोकस करना क्या होगा? मुश्किल होगा। तो हम चाहते हैं कि इमेज सिर्फ उसी का बने, इसलिए हम चाहते हैं कि सिर्फ उसी का लाइट कलेक्ट हो, इसलिए बाबू हम अपर्चर को क्या रखते हैं? छोटा रखते हैं। कोई दिक्कत? तो बच्चा अगर 15-20 मिनट टाइम और होता तो टेलीस्कोप भी खत्म हो जाता, पर वो कभी और आप लोग का टैबलेट तो आ गया है। ठीक, आप लोग थोड़ा क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा, एक बार देख लेना। ये एनरे प्राइज हो गया ना रिकॉर्ड? कितना टाइम हुआ जल्दी से बताओ तो, हमको पार नवाले जाना पढ़ाने के लिए।